हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है। हॉलैंड ने जूरिस्प्रूडेंस को किस तरह से डिफाइन किया है। हॉलैंड के अकॉर्डिंगली जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसने इसको तीन पार्ट्स में बताया है। विध्यात्मक विधि से तात्पर्य यहाँ हॉलैंड का था कि मानव के जो बाह्य आचरण से संबंधित सामान्य नियम जो होते हैं और जो संप्रभु राजनीतिक प्राधिकार द्वारा लागू किए जाते हैं, उनके सिलसिले में उसने विध्यात्मक विधि का प्रयोग किया है। पॉजिटिव लॉ शब्द उसे दिया है। विधि शास्त्र विधि के संबंधों का वास्तविक प्रणाली का अध्ययन होता है, न कि ऐसी जो कि निरपेक्ष हो, ऐसी नहीं, जबकि सापेक्ष प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द निकाला गया है। और इसका मतलब ये है कि विज्ञान का प्रयोग सामान्यीकरण की प्रणाली के लिए किया गया है और सीमित क्षेत्र में परीक्षण होने के बावजूद भी जहाँ सब लक्षण सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं, ऐसी चीज़ के लिए पॉजिटिव लॉ शब्द को यूज़ किया गया है। दूसरे शब्द को अगर हम देखें तो फॉर्मल शब्द लेके आए हैं, प्रारूपिक हॉलैंड शब्द लेके आए हैं। प्रारूपिक का जो मतलब होता है उसमें विधि शास्त्र जो है वो विभिन्न देशों में समान रूप से लागू होता है। हम ये देखते हैं ऐसे मानवीय संबंधों का प्रारूपिक विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र को बताया गया है, जिसके सामान्य तौर से मान्य विधिक परिणाम होते हैं। विधि शास्त्र के अध्ययन का संबंध सीधे सीधे हम देखते हैं कि विधिक संकल्पनाओं से नहीं होता है, बल्कि विधिक संकल्पनाओं की प्रणाली से होता है। विषय वस्तु को विश्लेषणात्मक प्रणाली के अनुरूप सुव्यवस्थित किया जाए, यही हॉलैंड चाहते थे और इसीलिए उन्होंने प्रारूपिक शब्द का इस्तेमाल किया था। हम ये देखेंगे कि विधि शास्त्र की जो प्रणाली है वो एक समय विशेष पर आधारित मात्र एक विधिक व्यवस्था के आधार पर निश्चित की जा सकती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए प्रारूपिक विज्ञान को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विधि शास्त्र सामान्य जो संबंध होते हैं, विधिक संबंधों को जो नियंत्रित करने वाले जो नियम होते हैं, केवल वो ही नहीं है, उसके अलावा उन नियमों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संबंधों का अध्ययन भी इस प्रारूपिक विज्ञान शब्द के अंतर्गत किया जाएगा। तो प्रारूपिक शब्द जो है वो विश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में हम समझ सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था है जिसे उन्होंने बताने की कोशिश की है। हालांकि कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की गई हो। हॉलैंड की डेफिनेशन भी उसी तारतम्य में है जिसकी आलोचना की गई है। हॉलैंड की डेफिनेशन की जो आलोचना हुई है वो प्रारूपिक शब्द को लेकर ज़्यादा की गई है। प्रोफेसर ग्रे, डॉक्टर जैक्स और बकलैंड ने प्रारूपिक शब्द को लेकर ग्रे हॉलैंड की डेफिनेशन की आलोचना की है और उनका ये मानना था ग्रे का कि विधि शास्त्र का कि जो विधि के संबंध मात्र से नहीं होता है, बल्कि विधि का जो प्रयोग किया गया है इस आधार पर होना चाहिए कि किस प्रकार की विधि हो, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। जैक्स भी प्रारूपिक विज्ञान शब्द को लेकर काफ़ी नकारात्मक इनका वो रहा है। विधि शास्त्र क्या वास्तव में मात्र प्रारूपिक विज्ञान है? तो इसके उत्तर में उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया है और ये माना है कि अगर एक विधि शास्त्री विधि को केवल उसके प्रारूप के माध्यम से पहचानता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रारूप के कारण ही विभिन्न विषय वस्तु के जो साक्षात रूप को वो महसूस कर सकता है।
परंतु विधि शास्त्री को प्रारूप प्राप्त करने के लिए इसका सूक्ष्म विश्लेषण करना होता है और उसका अर्थ निश्चित करना होता है। इसलिए विधि शास्त्र को केवल प्रारूपिक नहीं कहा जा सकता है, बल्कि प्रारूप से संबंधित मानते हुए इसे, अगर हम केवल प्रारूपिक ही मान लेंगे तो इसको ये विज्ञान की अवनति मानी जाएगी, उसको डिवेल्यूट करने की बात होगी। इस तरह से डेफिनेशन इनकी दी गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें अच्छी डेफिनेशन के बारे में, तो सभी डेफिनेशंस की बहुत आलोचना हुई है, लेकिन उन सब में जो आलोचना के स्तर को हम देखेंगे तो प्रारूपिक शब्द की आलोचना होने के बाद भी बहुत गंभीर तरह की जो आलोचना की गई है, जिसको बहुत क्लेरिफाई किया गया है, ऐसी आलोचना हॉलैंड की नहीं हुई है। और इसलिए जो सामाजिक दशाओं पर प्रभाव डालने की बात है, समाज से उत्पन्न संबंधों की बात है, मानवीय संबंधों को निश्चित करने की बात है, इस आधार पर विधि शास्त्र को जरूरी में आवश्यक रूप से प्रारूपिक विज्ञान के रूप में जानना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रारूपिक शब्द यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो विधि का, विज्ञान विधि के उद्देश्य, उसके तरीके, उनके विचारों के वर्णन के कारण कहा गया है, जो विधिक व्यवस्था के आधार होते हैं। तो इस तरह सारी डेफिनेशंस में ये डेफिनेशन ज़्यादा उपयुक्त पड़ती है, जिसकी आलोचना को विस्तारित करने के बावजूद भी इतना ज़्यादा गंभीर रूप से इस पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती हैं। हम देखेंगे आज एक डेफिनेशन और आज हम पढ़ेंगे, और वो डेफिनेशन है सामंड की। सामंड ने भी विधि शास्त्र को डिफाइन किया है अपने दृष्टिकोण से। सामंड के अनुसार जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। दैट मीन्स विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है। देखिए, डेफिनेशन हमको केवल एक लाइन की दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत गूढ़ अर्थ इसके अंतर्गत है। 3 शब्दों में हम इस डेफिनेशन को डिवाइड कर सकते हैं। विधि शास्त्र को एक तो विधि के विज्ञान के रूप में माना गया है, पहले पार्ट के रूप में, दूसरे इसको प्रथम सिद्धांत माना गया है, और तीसरा नागरिक विधि। तो इन तीनों ही शब्दों को क्यों सामंड ने यूज़ किया है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या अर्थ थे कि सामंड ने इन तीनों शब्दों को यूज़ किया है। अगर हम बात करें कि विधि के विज्ञान से सामंड का क्या तात्पर्य रहा होगा, तो अध्ययन करने पर हमको ये महसूस होता है कि जो विधि के विज्ञान से सामंड का जो तात्पर्य एक विशिष्ट विधिक प्रणाली के जो मूल सिद्धांत होते हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करने से उनका तात्पर्य रहा है। तो इस परिभाषा में विधिक सिद्धांतों, अगर हम सामंड की विधि की परिभाषा देखेंगे तो विधि की परिभाषा में भी हमें बहुत सारी चीज़ें इस शब्द को क्लियर करने की होंगी, क्योंकि सामंड ने विधि की परिभाषा को भी किस तरह से कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। विधि सिद्धांतों का ऐसा समूह है, कैसा समूह है साहब, जिसे सामान्य मान्यता देते हैं, जिसे सामान्य रूप से कौन मान्यता देगा, राज्य मान्यता देंगे, और न्याय प्रशासन उसे क्या करेगा, लागू करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा जो मान्य और लागू किए जाने वाले सिद्धांत हैं वही विधि के रूप में होते हैं। तो ये क्लियर बात हो गई है कि विधि का विज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि विधिक प्रणाली के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन विशेष तरह से विशिष्ट रूप में करने की बात सामंड कहते हैं। दूसरा जो शब्द उन्होंने यूज़ किया है प्रथम सिद्धांत। यहाँ पे प्रथम सिद्धांत का मतलब सामंड का कभी भी ये नहीं रहा है कि ये प्रारंभिक विधि ढांचे से नहीं रहा है कि स्टार्टिंग में जो रहा है, ऐसा उनका मतलब नहीं रहा है। यहाँ पे प्रथम सिद्धांत का जो सामंड का मतलब है वो विशेष विधिक प्रणाली में पाए जाने वाले सिद्धांत से है, पहली बार उपयोग होने वाले सिद्धांत से,
नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है, क्योंकि विधिक ढांचे में उनको एक सामाजिक परिवेश, बुनियादी संकल्पनाओं के संबंध में उन्होंने इसका अध्ययन किया है। और सामाजिक परिवेश और बुनियादी संकल्पनाओं में एक विशेष विधिक प्रणाली को ही उन्होंने क्या माना है, प्रथम सिद्धांत के रूप में मान्यता प्रदान की है। अब हमको ये देखना है कि क्यों उन्होंने नागरिक विधि शब्द को उपयोग किया है। नागरिक विधि की अगर हम बात करें या सिविल लॉ की हम बात करें, तो सामान्य रूप से एक देश विशेष की जो विधि होती है उसे हम सिविल लॉ के रूप में जानते हैं। सामान्य रूप से सिविल लॉ का जब उपयोग किया जाता है वो म्युनिसिपल लॉ के रूप में किया जाता है या सिविल विधि के रूप में करते हैं। ऐसा शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि से अलग कर कर देखते हैं। तो सिविल विधि या म्युनिसिपल विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि से एक अलग विधि है, ये बात क्लियर होती है। और नागरिक विधि के अंतर्गत विधि शास्त्र का जो प्रयोग होता है वो तीन रूप में सामंड के अनुसार किया जा सकता है। पहला जो उसका रूप होता है वो होता है व्याख्यात्मक रूप। दूसरा होता है वो होता है विधिक इतिहास के रूप में, जो लीगल हिस्ट्री होती है उसके रूप में। और तीसरा होता है विधायन का विज्ञान के रूप में या साइंस ऑफ लेजिस्लेशन के रूप में। तो व्याख्यात्मक या एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जो प्रणाली का उपयोग किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि भूतकाल में या वर्तमान में पाए जाने वाली जितनी भी विधिक प्रणालियाँ हैं, जितनी भी विधिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब का अध्ययन काय में किया जाएगा, व्याख्यात्मक प्रणाली के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लीगल हिस्ट्री की बात करें, विधिक इतिहास की बात करें, तो विधिक इतिहास में ऐतिहासिक किस क्रम में विधि का विकास हुआ है, किन प्रक्रियाओं को समय समय पर अपनाया गया है, इसका अध्ययन किया जाएगा। और विधान का विज्ञान यानी साइंस ऑफ द लेजिस्लेशन के अंतर्गत जो विधिक प्रणाली के अस्तित्व की बात की गई है या उनके औचित्य की बात की गई है या उसको सार्थक बनाने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, जिससे कि एक आदर्श भविष्य या एक अच्छे प्रयोजनों को निरूपित किया जा सकता है, इस रूप में विधान का विज्ञान शब्द या साइंस ऑफ द लेजिस्लेशन शब्द यूज़ किया गया है। तो विधान के विज्ञान का जो उद्देश्य होता है विधि जैसी होनी चाहिए इसको निश्चित करना होता है। अगर हम आलोचना की बात करें तो सामंड की परिभाषा भी आलोचनाओं से परे नहीं रही है। सामंड की परिभाषा में आलोचना के रूप में ये माना गया है कि सामंड ने जो विधि शास्त्र के विस्तार के क्षेत्र को निश्चित करने का प्रयास किया है। और उसने क्या किया है कि एक सम्यक एवं वैज्ञानिक परिभाषा देने में वो इसलिए असफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सीमितता शब्द को उपयोग किया है। और उन्होंने इसके द्वारा बहुत सारे जो बहुअर्थीय शब्द होते हैं उनको समावेशित करके कुछ अस्पष्टता का नोटेशन किया है या उस प्रवेश में एंटर होने से ही मना कर दिया है। तो कुछ समस्याएं इस परिभाषा में रही हैं। इसके अलावा विधि शास्त्र के क्षेत्र को संकुचित करने का प्रयास जो किया गया है, एलन का भी ये मानना है कि ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इनकी परिभाषा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये माना गया है कि विधि शास्त्र के जो क्षेत्र को उन्होंने मात्र एक विधिक प्रणाली के रूप में जानने की कोशिश, बताने की कोशिश की है और वो है इंग्लैंड तक सीमित करने का उन्होंने उसका प्रयास किया है। और इनकी परिभाषा का ये सबसे बड़ा अवगुण है। और इसके कारण जो सिद्धांत के न्यायिक निर्वचन के लिए इन्होंने केवल और केवल अंग्रेजी विधि को पर्याप्त माना है, जबकि विधि शास्त्र एक बहुत विस्तारित क्षेत्र है और केवल एक विधि तक विधि शास्त्र को सीमित करना बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू। अक्षत।
कैसे लोड करूँ? वही आसमान से बैठा है। बंद कर दिया कि नहीं कर दिया?